नमस्कार दोस्तों। एक शब्द है काफिर, जिसका कि सीधा सा अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने नहीं स्वीकारी ईश्वर की सत्ता। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, और वन हु डजंट बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। वह व्यक्ति जो कुरान को नहीं मानता, प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, वह व्यक्ति है काफिर अर्थात नॉन मुस्लिम। विश्व के जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म, जितने भी दूसरे रिलीजन के व्यक्ति हैं, अगर तो वो नहीं मानते इस्लाम धर्म को, तो वे सभी किसकी कैटेगरी में आएंगे? काफिर की कैटेगरी में। एक अरेबिक भाषा का शब्द है और इसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें बताई जाती हैं। नव अब मामला हुआ है अहमदिया कम्युनिटी को लेकर। इस्लाम के अंदर ही एक सेक्ट है जिसको कि अहमदिया जमात के नाम से जाना जाता है, या फिर अहमदिया मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उनको एक रेजोल्यूशन पास करके काफिर या फिर नॉन मुस्लिम करार दे दिया। इवन दाऊ ये मुस्लिम के ही एक सेक्ट है, बट फिर भी उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। मामला पहुंचा यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स के पास में। उन्होंने इंटरवेन करते हुए इस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड से और आंध्र प्रदेश की सरकार से अब जवाब मांगा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटरवेन ऑन दी वक्फ बोर्ड रेजोल्यूशन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दी अहमदिया मुस्लिम्स। तो इनके साथ में एक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि देखिए, कोई भी स्टेट वक्फ बोर्ड अहमदिया या फिर किसी भी दूसरी कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम करार नहीं दे सकता है। और स्ट्रॉन्गली वर्डेड में एक लेटर लिखा गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, वक्फ बोर्ड को, कि आप यहाँ पे हमको जवाब दीजिए किस अथॉरिटी के थ्रू, किस कानून के तहत आपने अहमदिया मुसलमानों को नॉन मुस्लिम या फिर काफिर करार दिया है। ये जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है, ये एक हेट कैंपेन है विच कुड हैव रेमिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे मामला क्या है, अहमदिया कौन है, कहां से इनकी शुरुआत होती है, वक्फ बोर्ड क्या है। और एक प्रकार से आप देखोगे, एक लैंड इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट का भी मामला इनके साथ में चल रहा है। बहुत सालों से इन्होंने भारत की जमीनों को इलीगल तरीके से हड़पा है इस्लाम धर्म के नाम पर। तो इसकी शुरुआत कब हुई वक्फ बोर्ड की? कौन कौन सी ऐसे कानून या फिर प्रावधान है जिनके तहत किसी की भी जमीन को ये इलीगली इंक्रोचमेंट कर सकते हैं? रिसेंट मामला था जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जमीन को ही इन्होंने अपनी जमीन बता दिया। एक हिंदू टेम्पल है 1500 साल पुराना, उसको भी इन्होंने तमिलनाडु के अंदर अपनी जमीन बताया था। तो सवाल उठता है कि क्या इस वक्फ बोर्ड को अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए, या फिर इसके ऊपर कम से कम कंट्रोल करके इसको रेगुलेट तो किया जाना चाहिए। अनलिमिटेड पावर्स इनके पास में है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे, अहमदिया के बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इन्होंने अहमदिया जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने एक लेटर लिखा माइनॉरिटी अफेयर्स को, जिसकी डेट थी यहाँ पे 27/2023। और उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, जो ये सर्टेन बोर्ड है, दैट इज द आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, have been opposing the Ahmadiyya community and passing illegal resolution, जो कि डिक्लेयर करता है इस कम्युनिटी को टू बी आउटसाइड ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। आप इस्लाम से बाहर हो, आप काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो, तो मुस्लिम की कैटेगरी में आप नहीं हो। एंड दिस कंस्टिट्यूट ए हेट कैंपेन अगेंस्ट द अहमदिया कम्युनिटी एट द लार्ज, एंड द वक्फ बोर्ड neither has jurisdiction or the authority to determine the religious identity of एनी कम्युनिटी। यहाँ पे इसके अंदर ये भी बताया गया कि देखिए, ये जो कोई भी वक्फ बोर्ड है, चाहे स्टेट के किसी भी स्टेट का हो सकता है, कोई भी ज्यूरिडिक्शन या फिर अथॉरिटी उनके पास में नहीं है किसी भी कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम करार देने की। सरकार ने भी उनसे यही जवाब पूछा है आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से कि विद व्हाट अथॉरिटी आपने इनको नॉन मुस्लिम करार दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी CPS बख्शी साहब ने एक लेटर लिखा टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द आंध्र प्रदेश KS जवाहर रेड्डी को, एंड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ओवर द वक्फ बोर्ड्स एक्शन। इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है कि कौन सा फतवा आपने जारी किया है और किस अथॉरिटी के तहत ये फतवा आपने जारी किया। दैट एक्सपेल, जो कि एक्सपेल करता है एक कम्युनिटी को फ्रॉम द इस्लाम, यानी कि इस्लाम से आप किसी को बाहर फेंक रहे हो, तो किस अथॉरिटी के आधार पे आप फेंक रहे हो। emphasizing that no entity should have the power to strip away the religious rights of any community। भाई, कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी कम्युनिटी को आप मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम करार दोगे।
अब ये मामला देखिए थोड़ा सा पुराना था। 2012 का ये सबसे पहले केस आता। 2012 के अंदर आंध्र प्रदेश के स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन या फिर मैं कहूँ एक फतवा जारी किया और इस कम्युनिटी को, अहमदिया कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम करार दे दिया। इस फतवे को या इस रेजोल्यूशन को चैलेंज किया जाता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर सस्पेंशन लगा दिया, इसको सस्पेंड कर दिया रेजोल्यूशन को। बावजूद इसके इन्होंने फिर से एक नया प्रोक्लेमेशन जारी किया, एक नया फतवा जारी किया अंडर द सिग्नेचर ऑफ इट्स चेयरमैन कि ना फिर से आप लोग क्या हो, काफिर हो। अब फिर से इस साल 2 फरवरी 2023 के अंदर ही इन्होंने एक रेजोल्यूशन और जारी कर दिया, जो कि फतवा ऑफ जमीयत उलेमा का सहारा लेके इन्होंने बात बताई कि 2009 के अंदर 26 मई को भी आंध्र प्रदेश के इसी वक्फ बोर्ड ने एक फतवा और जारी किया था और उसी का सहारा लेके उन्होंने बताया ये जो कादियानी कम्युनिटी है ये काफिर है, नॉन मुस्लिम है, इट इज नॉट ए मुस्लिम। ये जो कादियानी कम्युनिटी है इसी को अहमदिया कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक ही इसी का नाम है, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, अहमदिया कौन है, कहाँ से आए थे और क्या इनकी टीचिंग्स हैं। लेकिन है इस्लाम का ही एक सेक्ट, लेकिन अभी इनको बताया गया कि आप काफिर हो। जो अहमदिया मुस्लिम की जमात है इंडिया के अंदर, उन्होंने सेंटर से अप्रोच किया और लेटर लिख के बताया कि देखिए ये जो भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है ये क्लियर वोलेशन है ऑफ आवर राइट्स का। सच एक्टिविटीज बाय द वक्फ बोर्ड वर डिस्क्रिमिनेटरी एंड ए ग्रेव वोलेशन ऑफ द वक्फ एक्ट एंड द इंडियन लॉज। तो वक्फ एक्ट है 1995 का, उसका भी क्लियर वोलेशन किया गया है। भारतीय जो कानून है, संविधान के अंदर जैसे हम बात करते हैं, हमको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें हमको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका वोलेशन है। और एक हेट कैंपेन हमारे खिलाफ यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उस एक्ट को ऑब्जर्व किया, सारी बातें देखी, तो मिनिस्ट्री ने ये पाया कि देखिए ये जो एक्ट बनाया गया था इट्स ए प्राइमरली लेजिस्लेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी। वर्क की जो प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए ये बनाया गया है और यही कानून इसके अंदर लिखे हुए हैं। कोई भी दूसरा ऐसा कानून या फिर प्रावधान इसके अंदर नहीं है जो पावर देता है या फिर कन्फर करता है एनी पावर टू द स्टेट वक्फ बोर्ड टू मेक सच प्रोक्लेमेशंस। मीन्स इस तरीके के फतवे जारी करने का कोई भी इनको अधिकार ही नहीं है। अब इसके लिए आंध्र प्रदेश स्टेट जो वक्फ बोर्ड है उनसे जवाब मांगा गया है, ये मामला है। ठीक है, तो अहमदिया के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कहाँ से आए थे, कौन है अहमदिया। ऑफिशियली इनको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंदर ही इनका जन्म होता है, फिर मैं कहूँ इसका इस सेक्ट का उदय होता है 23 मार्च 1989 को, सॉरी 1889 को मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इस सेक्ट की स्थापना की जाती है। 19वीं सदी के अंदर ब्रिटिश पंजाब में इनका जन्म हुआ था। हमारे संयुक्त पंजाब की हम बात करें 1835 के अंदर, और आगे चलकर 1889 में इन्होंने इस नए सेक्ट की स्थापना कर दी, इस्लाम धर्म से अलग होकर। ठीक है, अब ये देखिए इस्लाम जो हमारा धर्म है उसके अंदर दो सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, मेनली सुन्नी एंड सिया। अब सुन्नियों में भी बहुत सारे सेक्ट बट गए और सिया में भी बहुत सारे सेक्ट बट गए। उसी प्रकार से एक सेक्ट है ये आपका अहमदिया। तो इनका मानना है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद है ना वो अंतिम नबी नहीं है, उनके बाद और नबी आएंगे। या फिर जैसे हम बात करें, इन्होंने क्लेम किया, जो मिर्जा गुलाम अहमद है इन्होंने क्लेम किया कि भी देखिए मुझे डिवाइनली अपॉइंट किया गया है गॉड के द्वारा, एंड प्रोमिस्ड मेहदी हूं मैं, इसके साथ साथ मसीहा भी मैं ही हूं। देखिए एक मेहदी करके एक शब्द आता है, उसको बोला जाता है गाइडेड वन। भगवान के द्वारा उसको गाइड करके भेजा है, उसको टीचिंग्स दी गई है, जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद को टीचिंग्स दी गई थी, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो फिर उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये कहते हैं कि देखिए एक जो मेहदी है आने वाला, वो मेहदी मैं हूँ, मुझे गाइड करके भेजा गया है और मैं यहाँ पे मसीहा ही मैं भी हूँ। तो इस्लाम में एक मान्यता और है कि जब अंत होगा तब एक मसीहा आएगा, वो पीस स्थापित करेगा और इस्लाम की अंतिम जीत वहां पे होने वाली है। तो ये कहते हैं, अहमदिया कहते हैं कि नहीं, अभी अंतिम समय की कोई बात नहीं है, अहम जो मसीहा वो आ चुके हैं, उनका जन्म हो चुका है मसीहा का, और वो मसीहा मिर्जा गुलाम अहमद, ये जो आप देख पाओगे ये है मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, तो इनकी जो फिर टीचिंग्स थोड़ी सी उनसे अलग हो जाती हैं और जो थोड़ा कल्चरल वैल्यूज हैं वो भी अलग हो जाती है, पहनावे में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है।
मॉस्क वगैरह बनावट में भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस इनको देखने को मिलता है। अब ये बात जो है, इन्होंने कहा कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही महदी हूँ, तो इस चीज को लेकर जो दूसरे मुस्लिम लोग हैं, दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स हैं, वो इनसे खार खा गए और इनको नॉन मुस्लिम करार दे गया। ठीक है। तो भारत के अंदर इनकी स्थापना होती है, मैंने आपको बताया। मोहम्मद का ही एक दूसरा नाम है अहमद, और उसी को इन्होंने नाम को अपनाया, अहमदिया। राइट। अब पांचवें जो खलीफा हैं उनके, आप देख पाओगे मिर्जा मसरूर अहमद, ये व्यक्ति जो हैं ये पांचवें खलीफा हैं। इसके बाद में इनकी 1908 में डेथ होने के बाद में खलीफा बनने लगे थे। तो खलीफाओं में अगर आप देखोगे तो पांचवें नंबर के खलीफा ये हैं। अब ये मोस्क का थोड़ा सा इनका डिजाइन इस प्रकार से देखने को मिलता है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 20 मिलियन के आसपास अहमदिया मुस्लिम बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, 4 से 5 मिलियन के आसपास। भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1 मिलियन के आसपास बताए जाते हैं। अच्छी खासी तादाद है भारत में भी। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे ना, इस प्रकार का कोई भी वक्फ बोर्ड वगैरह नहीं है। दूसरी बात, ये जो अहमदिया मुसलमान है, इनको वहां पर नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर उनको नॉन मुस्लिम करार दे के रखा है, खुद पाकिस्तान ने भी। और आए दिन हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कि इनकी मस्जिदों के ऊपर, इनके लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। बाकी पूरे विश्व में थोड़ा थोड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग सभी देश में थोड़े बहुत आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। ये कम्युनिटी है अहमदिया कम्युनिटी। और कुछ आप देख पाओगे वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें ना, इसको बनाया गया था 1954 के अंदर। हालांकि पहले से एग्जिस्ट था, लेकिन इसको पावर दी जाती है 1954 के अंदर, एक कानून लाके, एक एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट के तहत, जिसको अमेंड किया जाता है 1995 में। 1954 के एक्ट को बदला जाता है 1995 के तहत। और बहुत सारी पावर इनको प्रदान की जाती है इस बोर्ड को, कि किसी की भी प्रॉपर्टी को आप इलीगल रूप से हथिया सकते हो, ऐसा इनको पावर दी गई थी। इसी के लिए फिर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जाती है 1964 के अंदर, जो पूरे प्रकरण को, पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पे देखती है। और स्टेट लेवल पर स्टेट वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाती है। वे सारे के सारे जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, इसी से एफिलेटेड हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल से। और ये मामला इनका इस प्रकार से चलता है। ठीक है। 2013 के अंदर भी मैं आपको बता दूं, इसी वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट करके, एक्ट को अमेंडमेंट करके अनलिमिटेड पावर इसको दे दी जाती है टू स्नैच एनी वंस प्रॉपर्टी विच इवन कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी है या कोई प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसको आप स्नैच कर सकते हो, इलीगली उसको इंक्रोचमेंट उसका कर सकते हो। 2013 के अंदर सरकार के द्वारा इसके अंदर पावर दी गई थी। ठीक है। और कोई भी फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर देश का कोई और कोर्ट हो। अगर कोर्ट में अगर आपको चैलेंज ही करना है, तो यहाँ पे इनका खुद का एक ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल करके, उसके अंदर आप चैलेंज कीजिए। उसकी भी हम आगे बात करेंगे। अब 2000 मार्च 2014 के अंदर जब लोकसभा के, आपको पता है, इलेक्शन होने थे, इलेक्शन से जस्ट पहले 123 प्राइम प्रॉपर्टी जो कि पार्लियामेंट और दिल्ली सरकार से बिलोंग करती थी, उनको दे दिया जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड को, खुद सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ जमीन जो कि हिंदूज की थी तमिलनाडु के अंदर, उसको इन्होंने स्नैच किया। 6 गांव यहाँ पे तमिलनाडु के इन्होंने अपने अंडर में ले लिए, कि पूरे के पूरे 6 गांव जो हैं उनकी जमीन इस बोर्ड से बिलोंग करती है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से। एक 1500 साल यहाँ पे पुराना मंदिर भी था, जो कि चोला पीरियड का बताया जाता है, उसकी जमीन या उस मंदिर को भी इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया कि ये हमारा है मंदिर। ठीक है। तो ये मामला भी आया था। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, इसकी देखिए, जब 1947 में हमारा जो पार्टीशन हुआ ना, पार्टीशन के बाद में क्या हुआ था, पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, जो हिंदू पाकिस्तान से कहाँ पे आ गए, इंडिया के अंदर आ गए, उनकी जमीनों को या तो पाकिस्तान की सरकार ने ले लिया, या फिर जो मुस्लिम लोग थे उनको दे दिया जिनके पास में जमीन नहीं थी। अब पाकिस्तान सरकार ने तो इस प्रकार से मैनेजमेंट किया। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में अगर आप देखोगे, जो मुस्लिम लोग इंडिया से कहाँ पे चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए, उनकी जमीनों को दे दिया जाता है वक्फ बोर्ड को। न तो सरकार अपने पास रखती है, न ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसको दे दिया जाता है वक्फ बोर्ड को। फिर 1954 में एक्ट लाकर इसको और भी पावर दे दी गई, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई। 1995 में मैंने बताया आपको, और भी ज्यादा अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से इस बोर्ड की जो जमीन है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। किसी की भी जमीन को ये इलीगली इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। आप देखोगे इस मैनेजमेंट के पास में 8,54,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई जाती हैं। इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद में तीसरे नंबर पर ये ऐसा बोर्ड है, ऐसा संगठन है जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन है भारत के अंदर। अगर हम बात करते हैं 2009 के अंदर, तो 4 लाख एकड़ के आसपास इनके पास में प्रॉपर्टी थी, लैंड थी। लेकिन अब 2023 के आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि डबल हो चुकी है, मोर देन डबल। 8 लाख से भी ज्यादा, मैंने बताया 8,54,500 कुछ प्रॉपर्टीज इनके पास में है, प्लॉट वगैरह करके सब। ठीक है, लैंड वगैरह इनके पास में है। और इनको पावर मिलती है सबसे ज्यादा सेक्शन 3 से। इस एक्ट का सेक्शन 3 वो कहता है कि अगर तो लगता है, अगर तो ये वक्फ बोर्ड सोचता है, केवल सोचने भर से ही, ठीक है, अगर सोचने भर से ही अगर उनको लगता है, सोचा जाता है उनके द्वारा कि ये जो जमीन है पर्टिकुलर वो हमारी है, तो वो उसको हथिया सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन की अगर जमीन है, वो दूसरे किसी भी चीज की जमीन हो सकती है, सरकारी जमीन हो सकती है, किसी रिलीजन की जमीन हो सकती है, किसी प्राइवेट जमीन हो सकती है, अगर इनको लगता है तो वो उसको इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, इफ वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट दैट योर प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स बट वक्फ बोर्ड देन यू कैन नॉट गो इवन गो टू द कोर्ट। अगर वक्फ बोर्ड को लगे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अगर जाना है तो फिर जाइए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, और फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो फैसला है वो अंतिम रहेगा। ठीक है, वो बात करता है सेक्शन 85। इफ यू कैन नॉट सेटिस्फाई द वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल दैट इट इज योर लैंड, अगर आप इस ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि ये जमीन आपकी है, तो फिर आपको तुरंत प्रभाव से जमीन को खाली करना पड़ेगा। राइट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, किसी दूसरे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, डिसीजन होगा फाइनल इसी बोर्ड का। सेक्शन 40 बात करता है कि देखिए, अगर मान के चलिए आपकी जमीन है, ए पर्सन की जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड ने बोला हमारी जमीन है, तो इस ए पर्सन को वक्फ बोर्ड को बताना पड़ेगा, उसको प्रूफ देने पड़ेंगे कि भैया ये जमीन मेरी है। वक्फ बोर्ड यहाँ पे प्रूव नहीं करेगा। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वक्फ बोर्ड टू प्रूव द क्लेम ऑन द लैंड। ये तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि किसी प्रकार से आप यहाँ पे प्रूव करवाइए। तो ये एक इस प्रकार से आप देखोगे काला कानून के तहत हम इसको देखते हैं। बहुत ज्यादा इसको पावर्स दी गई हैं कि आप किसी की भी जमीन को इंक्रोचमेंट यहाँ पे कर सकते हो। पीछे आंध्र प्रदेश की जब सॉरी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जमीन को इन्होंने हथियाया, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गया और कि माई बाप हमको बचाइए, ऐसे ऐसे जमीन हमारी ले ली जा रही है। ठीक है, अभी उसके ऊपर पता नहीं क्या फैसला हुआ है, क्या चल रहा है उसका, क्योंकि ट्रिब्यूनल है वही इसके फैसले करता है। तो ये चीज है, देखिए बहुत ही खतरनाक चीजें एक प्रकार से आप देखोगे तो चल रही हैं, किसी की भी जमीन को ये हथिया सकते हैं। तो इसके ऊपर कभी कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोल यहाँ पे करने की जरूरत है, जहां तक मुझे लगता है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और जो अहमदिया कम्युनिटी है उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, उसके बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चैनल पे नए आए हो तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, जय हिंद।